आप लोग, मेरा नाम है कुमार। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो अभी तक जो है मैं इसकी दिल्ली पुलिस की क्लास की पार्ट ए और पार्ट टू दोनों अपलोड कर चुका हूँ। ये इसका पार्ट थ्री है। और पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर कुल मिला के हमने 100 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैं बुक ले रहा हूँ वो RWA की बुक है, जो कि स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए GS के लिए बनाई गई है। इसके अंदर मैं हिस्ट्री करा रहा हूँ। अभी हिस्ट्री के अंदर कुल मिला के 422 क्वेश्चन दिए हुए हैं और अभी तक हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और इस क्लास के बाद एक क्लास और अपलोड करूंगा, जिसके अंदर मैं आने वाली जो पीछे की जो 3 क्लासेस है उनका सारा का सारा निचोड़ रहेगा। जैसे कि भाई आपका बौद्ध धर्म हुआ, मगध साम्राज्य के बारे में हुआ, जैन धर्म हुआ, पल्लव वंश हुआ, ये डिफरेंट टाइप के जो भी था, एक तरह की निचोड़ रहेगी उन 300 क्वेश्चंस की, जो अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो बिना आपका समय गवाए हम इस क्लास का शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 ये बोलता है कि कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया था और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। कांचीपुरम तो उसकी वो कौन सा साम्राज्य है जी? वो है पल्लव पल्लव वंश। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको दो चीज क्वेश्चन के अंदर ही पता लग गई है। पहला, पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। ठीक है। कब थे? 6ठी से 7वीं शताब्दी के बीच में थे ये। ठीक है। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उनकी क्या थी? राजधानी थी। पल्लवों ने तीसरी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर राज किया और पल्लवों के अंत के बाद दक्षिण भारत में चोलों का उदय हुआ। पल्लवों का अंतिम शासक कौन थे? उपार्जित वर्मन थे। तो देखो, ये आपको मोटा मोटा इस क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें पता लग गई है। पहली, पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। पल्लवों के आखिरी राजा का नाम क्या था? अपार्जित वर्मन था। ठीक है। पल्लवों के बाद कौन सा वंश आएगा जी? आपके चोल आते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, तमिलनाडु और स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का जो सामूहिक निर्माण किया गया था, तो ये क्या था? ये भी पल्लवों ने ही किया था। ठीक है। अब तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पल्लव द्वारा निर्मित किया गया। महाबलीपुरम में स्थित इमारतों का जो समूह यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 1984 में शामिल किया गया था। ठीक है। और यह समूह भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में महाबलीपुरम नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 बोलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय डैश में बनाया गया था जी? कहाँ पे था? ये मगध के अंदर था। और इसका एक पॉइंट बताता हूँ कि इस विश्वविद्यालय को एक तरीके से बर्बाद करने में कौन शामिल था? आप कहोगे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी में इस खिलजी ने इस विद्यालय के अंदर आग लगा दी थी। और ये माना जाता है कि इस विद्यालय की जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर इतनी किताबें थी कि लगभग 1 साल तक वो लाइब्रेरी जलती रही। ठीक है। अब आगे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन मगध में था। यह बिहार के नालंदा जिले के राजगिरी में स्थित था और गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था। ठीक है। तो आपको ये भी पता लग गया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है। बर इसको इसके अंदर आग किसने लगाई थी? बख्तियार खिलजी ने लगाई थी। बख्तियार खिलजी कौन था? ये हम आगे देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। देखो, आवास यानी हॉस्टल फैसिलिटी थी इसके अंदर। यहाँ कई विषय पढ़ाए जाते हैं, जैसे बौद्ध सिद्धांत, गणित, तर्कशास्त्र, व्याकरण, भारत की दार्शनिक और खगोल विज्ञान यहाँ पे पढ़ाया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने इस विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य किसने धारण की थी जी? उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दे रखा है। गुप्त वंश के जो शासक थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 तक रहे। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी उन्होंने। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात के शकों को हराया था। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या शाकिर या फिर विक्रमादित्य जैसी उपाधियां धारण करी। और उनके शासनकाल में साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष यानी कि अपने पीक पॉइंट पर था। ठीक है। उन्हें उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षण के लिए आदर्श राजा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 105, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन निम्नलिखित में गुप्त शासकों के किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? तो सबसे पहले यहाँ पे 3 चीजें पढ़ो कि जो हरिशेन थे इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। ठीक है जी। किसके दरबारी कवि थे? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन समझ में आए हैं एक साथ। ठीक है।
हरिशेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, राजनीतिज्ञ, सरकार के मंत्री थे। हरिशेन 4वीं शताब्दी के सांस्कृतिक कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिशेन है। हरिशेन किसके किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के थे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह गुप्त काल की राजनीतिक इतिहास को जानने का एक अहम अभिलेख साक्ष्य है। ठीक है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी थे। इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी है। एक तरीके से देखो, अब एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको चार चीजें पता लग गई। सबसे पहली चीज, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिशेन का है। हरिशेन किसके किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त थे। ठीक है, इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने इस समुद्रगुप्त जी को किस चीज की उपाधि दी थी? भारत का नेपोलियन बोला है इसको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 सोचे, गुप्तों को किस स्वर्ण से अपना उत्पन्न माना जाता है? तो वैश्य स्वर्ण से उत्पन्न माना जाता है गुप्तों को। ठीक है, किस स्वर्ण से माना जाता है जी? वैश्य स्वर्ण से उत्पन्न माना जाता है किसको? गुप्तों को। ठीक है, अब गुप्तों की जो उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के में क्या है? मतभेद है। कैसे मतभेद है? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त मूल रूप से वैश्य थे और स्मृतियों के अनुसार नाम के उत्तरांश गुप्त शब्द का जोड़ा जाना वैश्यों की एक विशेषता थी। मतलब क्या? स्मृतियों के अनुसार नाम के उत्तरांश गुप्त शब्द में, मतलब उत्तरांश का मतलब है एंड में क्या? गुप्त शब्द जोड़े जाना एक वैश्यों की एक विशेषता थी। और गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्री गुप्त थे, जो एक तरह से वास्तविक संस्थापक माने जाता है, जिनके हाथ में पावर आई। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन, देखो भारत का नेपोलियन अभी अभी क्वेश्चन गया था, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे उसका नाम क्या था? हरिशेन था। हरिशेन ने कौन सा अभिलेख लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को और किस नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद का स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त भारत के महानतम राजाओं में से एक थे। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। ठीक है, इसके बाद समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी का पुत्र था। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने 385 ईस्वी पूर्व में गद्दी संभाली और समुद्रगुप्त के कविराज की उपाधियां धारण की। ठीक है, अब देखो समुद्रगुप्त को टोटल कितनी उपाधियां मिल गई? एक कविराज की उपाधियां मिल गई, एक इन्होंने शक शासकों को हराया तो शक्षीर की उपाधि इनको मिल गई, फिर इनको एक विक्रमादित्य की उपाधि इनके पास पड़ी है। ठीक है, और भारत का नेपोलियन इनको बोला गया। किसने बोला? वी.एस. स्मिथ ने बोला। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त थे, इनके पिता का नाम क्या था? इनका पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, माता का नाम कुमार देवी था। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं कि इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिशेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है? तो आपको ये तो पता लग गया कि वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था, समुद्रगुप्त के वो दरबारी कवि थे, पर उसकी भाषा नहीं पता। तो भाषा क्या थी? भाषा थी आपकी संस्कृत। बट अगर मैं आपसे बोलूं बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, तो आप क्या बोलोगे? पाली थी बौद्ध धर्म की भाषा। ठीक है, अब हरिशेन द्वारा निम्नलिखित लिखित इलाहाबाद स्तंभ प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन ट्रिकी खेल गया कि भाषा तो संस्कृत है पर लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा सकता है इस प्रकार से। इस प्रकार प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह शिलालेख समुद्र की उपाधियों का वर्णन करता है। ठीक है, और यह गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है और यह शिलालेख कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 109, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। ये किसके पिता हैं? ये समुद्रगुप्त के पिता हैं। इनकी वाइफ का नाम कुमार देवी था। ठीक है, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी है चंद्रगुप्त प्रथम ने? उसका नाम है महाराज अधिराज। देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को चंद्रगुप्त मौर्य से इक्विवेलेंट मान लेते हैं, बट ये दोनों अलग अलग हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो आपके मौर्य वंश के हैं और चंद्रगुप्त प्रथम ये आपके गुप्त वंश के हैं। तो इनको एक मत समझना, ये दोनों अलग अलग हैं। महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। इन्होंने उत्तरी और मध्य भारत में शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच का पुत्र था और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त का पोता था ये। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गंगा क्षेत्र में किए गए गठबंधनों के कारण उन्हें महाराज अधिराज की उपाधि मिली है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त वंश का राजा बनता है। तो यहाँ पे मिल गया ना, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था जी? समुद्रगुप्त था। अब क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं।
तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो ये कौन सा है जी? वीणा है। वीणा कोई और राजा बजाता है? जी हाँ, बजाता है। मुगल काल के अंदर एक शासक आएगा जिसका नाम था औरंगजेब। नाम तो सुना ही होगा, औरंगजेब, जिनको जो 1707 तक जीते हैं। ये वीणा बजाते थे। और इनकी खास बात पता है क्या है? कि इन्होंने सारे वाद्य यंत्रों पे बैन लगा रखा था, पर ये खुद क्या बजाता है जी? ये वीणा बजाते थे। और ऐसे ही भारत के इतिहास में जो समुद्रगुप्त थे, जिनको भारत का नेपोलियन कहा गया, जिसको विक्रमादित्य की जिसने उपाधि ली, जिसको वी.एस. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा, शक शासकों को इसने हराया, तो ये भी क्या बजाता था? ये वीणा बजाता था। इसके दरबारी कवि का नाम कौन था? हरिशेन था। हरिशेन के जो उन्होंने लिखा है उसका नाम पर्याय प्रशस्ति था। ठीक है। इसके बाद वीणा एक भारतीय तार वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्कों और शिलालेखों से पता चलता है कि वह एक कुशल छवि और संगीतकार थे। उन्हें कविराज, कवियों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है। वह एक महान प्रशासन और महान योद्धा थे। ठीक है। समुद्रगुप्त ने मौद्रिक प्रणाली की जो स्थापना की थी, समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 और दक्षिण में 12 राज्यों को हराया। ठीक है। कुल मिला के इन्होंने कितने 21 राज्यों पर टोटल मिला के विजय हासिल की, जिसमें उत्तर में तो इन्होंने 9 को हराया, दक्षिण में 12 को हराया। और वेंसेट स्मिथ ने, यानी वी स्मिथ जो कहते हैं, इन्होंने इसको क्या उपाधि दिया? भारत का नेपोलियन की इनको संज्ञा दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 111, नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो वो कौन है? देवगढ़। देवगढ़ कहाँ है भी? देवगढ़ है हमारे उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको। ठीक है। नागर शैली का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में के देवगढ़ में है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है। यह मंदिर गुप्त काल में बनाया गया था। इस मंदिर को भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। इसके बाद मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये तो रिवाइज क्वेश्चन है, मैंने बता ही दिया था, कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी कुमार गुप्त के शासक कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त प्रथम को महेंद्र द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला नियोजित विश्वविद्यालय था। ठीक है। और यह महायान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। कौन? नालंदा यूनिवर्सिटी। जो यहाँ वेद, योग शास्त्र, चिकित्सा, तंत्र विद्या और सांख्य दर्शन जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन और पाल शासकों ने संरक्षण दिया है। तो देखो, नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया किसने जी? कुमार गुप्त ने बनवाया। संरक्षण और किसी शासक ने जी? हर्षवर्धन ने दिया था और पाल शासकों ने दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को लगभग 1193 ईस्वी पूर्व बख्तियार, देखो आगे ना, बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया था। ये था वो जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की नष्ट किया था। ठीक है। गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो उसका नाम है आपका अभिज्ञान शकुंतलम था। क्या था? ऑप्शन नंबर डी, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। अब कालिदास द्वारा लिखित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत की कहानी पर आधारित है। कालिदास की रचनाओं में रघुवंशम भी है एक, कुमार संभवम भी है एक, और भी अन्य प्रमुख महाकाव्य रहे हैं। तो आपको देखो यहाँ पे जो 3 चीजें पता लगी है, कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवन, ये 3 तो हमें मिल गए। अभी आगे जब और क्वेश्चन आते जाएंगे तो हम उन्हें भी देखते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ठीक है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ठीक है। बौद्ध धर्म व उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने उद्देश्य से फाहियान ने भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा की। अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान के 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में संस्कृत विषय पर अध्ययन किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। तो ये आपके बिंबिसार हैं। देखो, मैंने बिंबिसार आपके गुप्त से नहीं है, ये हर्यक वंश के थे। अब थोड़े इसके जो ऑप्शन है जी, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बहुत अच्छे हैं, कनिष्क कुषाणों के थे, और राजराज ये चोल के थे। ठीक है।
ये बहुत पावरफुल राजा थे राजराज, जब इनके बारे में पढ़ाऊंगा ना तब पता लगेगा। इसके बाद बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है, गुप्त का संबंध मौर्य वंश से है, राजराज का संबंध चोल वंश से है और कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। अब आता है पुलकेश सिंह द्वितीय, ठीक है, जिसने हर्षवर्धन को हराया और वह राजवंश से संबंधित था। तो ये क्या थे? चालुक्य थे भाई। कौन? पुलकेश सिंह द्वितीय। अब आगे चलते हैं। पुलकेश सिंह द्वितीय चालुक्य वंश का एक राजा था जिसने सम्राट हर्षवर्धन को हराया। पुलकेश सिंह द्वितीय ने लगभग 610 से 642 ईस्वी पूर्व तक चालुक्य वंश पर शासन किया। पुलकेश सिंह द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर लड़े गए युद्ध हर्षवर्धन को, मतलब देखो अब यहाँ पे 3 चीजें पता लगी। पुलकेश सिंह द्वितीय ने किसको हराया? जी हर्षवर्धन को हराया। अगर मैं पूछूं कौन सी नदी, तो आप बोलोगे नर्मदा नदी के तट पर हुआ था वो वॉर, ठीक है। इसके बाद पुलकेश सिंह द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति थे। अगर मैं बोलूं कि आपके हरिशेन किसके दरबारी कवि थे, तो मैं 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ, समुद्रगुप्त के समुद्रगुप्त, ठीक है। तो आप जिन्होंने प्रयाग प्रतिष्ठित लिखा है, ठीक। इसके बाद रवि कीर्ति ने ऐहोल शिलालेख की रचना की है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 के ऊपर। राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया? तो किस पे जी? बुलंदखंड पे। वर्तमान में बुलंदखंड कहाँ किसका हिस्सा है? ये है आपके उत्तर प्रदेश के ही, बहुत सारे मतलब उत्तर प्रदेश के हिस्से के अंदर आता है। चंदेल वंश के संस्थापक कौन? नन्नुक थे, चंदेल वंश के, ठीक है। और चंदेल वंश की जो राजधानी थी वो खजुराहो थी। तो जो कि खजुराहो आज के टाइम पे कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। चंदेल राजवंश के शासकों ने खजुराहो में कई मंदिर बनवाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कंदरिया महादेव मंदिर, सबसे प्रसिद्ध है, ठीक। अब यहाँ पे देखो चीज क्या मिली कि खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किसने बनवाए? तो आप कहोगे चंदेल शासकों ने बनवाए थे। चंदेल वंश के राजाओं ने 9वीं शताब्दी में जैजक जैजक भुक्ति क्षेत्र पर शासन किया था। जैजा भुक्ति क्षेत्र वर्तमान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड के नाम से जाना जाता है। अब चंदेल वंश के राजाओं को कला और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 118। 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? हर्षवर्धन किसके थे? ये आपके थे पुष्यभूति वंश के थे ये, ठीक है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक थे, ठीक है। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन इस वंश के सबसे प्रतिष्ठित शासक रह चुके हैं। इन्होंने 606 ईसा पूर्व और 647 ईसा पूर्व तक शासन किया। हर्षवर्धन के जो पिता थे वो थे प्रभाकर वर्धन थे। हर्षवर्धन कन्नौज और अपनी राजधानी बनाया। तो देखो यहाँ पे हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? कन्नौज है, ठीक है। वहां इसके बाद हर्षवर्धन ने मगध पर विजय प्राप्त की थी। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी है, एक नागानंद, एक रत्नावली, एक प्रियदर्शिका बुक लिखी है, ठीक है। वहीं जो कालिदास थे उनकी किताब का नाम आप कहोगे भैया, एक तो कुमार संभवन थी, एक अभिज्ञान शकुंतलम थी और एक और थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो ये हुआ था कन्नौज। अब देखो कन्नौज किसकी राजधानी थी? ये हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। इसके ऊपर त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष एक सबसे पहले आता है गुर्जर प्रतिहार, फिर पाल, फिर राष्ट्रकूट वंशों के बीच मध्य हुआ। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़े गए इस युद्ध पर कन्नौज त्रिभुज युद्ध के भी कहा जाता है। यह युद्ध 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्ष तक चला। कन्नौज गंगा व्यापार मार्ग पर स्थित था और रेशम मार्ग से जुड़ा था। इस कारण से यह राजनीतिक व्यापारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। कौन? कन्नौज। कन्नौज किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी। कन्नौज के लिए लड़े गए इस युद्ध में अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया, ठीक है। यानी कि कहूँ तो फाइनल विन जो जीती थी गुर्जर प्रतिहारों ने, एंडिंग में इसको जीत लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? तो काकतीय वंश थे ये। काकतीयों के टाइम पे गोलकुंडा का किला बना था, ठीक है। गोलकुंडा किले का निर्माण मूल रूप से काकतीय शासक प्रताप रुद्र ने कराया था। इसके बाद गोलकुंडा का जो किला है वो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसे मूल रूप से मनकल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
हर्ष के शासनकाल के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों पर प्रचार करने के लिए आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा आपके महायान के लिए, बी महायान। फिर राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में महायान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक सभा आयोजित की। इस सभा में चीनी यात्री हिनसांग ने महायान धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या की थी। ठीक है, इस सभा में लगभग 20 राजाओं ने, 1000 विद्वानों, 3000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं, 3000 ब्राह्मण और जैनियों ने हिस्सा लिया। इस सभा में हिनसांग को सभा की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्ति किया गया था। ठीक है, इस सभा में हर्ष के सहिष्णुता की नीति की परिलक्षित हुई। हर्षवर्धन एक अच्छे लेखक, कवि एवं नाट्यकार थे। इनके द्वारा रचित रत्नावली प्रियदर्शिका प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, तो हर्षवर्धन द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक रत्नावली है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रकूटों का शाही प्रतीक था आपके गोल्डन ईगल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक था वो गोल्डन ईगल था, ये तो बता दिया। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी मान्य खेट या मान्य खेत थी। ठीक है, बहुत बार वो पेपरों के अंदर मान्य खेट लिखा पाता है, तो मतलब यही है इसका। एलोरा की जो गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा पाल साम्राज्य का एक संस्थापक था? तो देखो राष्ट्रकूट तो आपको पता लग गया जी, दंती दुर्ग थे, पर पाल का जो संस्थापक है वो गोपाल थे। ठीक है, पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक थे। पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ। पाल साम्राज्य के अशोक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। अब देखो जो बौद्ध धर्म है तो इसके जी पाल भी कर रहे हैं और एक और करते थे मौर्य साम्राज्य के अशोक। ठीक है, ये भी बौद्ध के ही अनुयायी थे। बाद में जो आपका कलिंग वॉर होती है उसके बाद ये बन जाते हैं। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब देखो सबसे पहले विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना वो धर्मपाल ने की है, पाल साम्राज्य। बट नालंदा विश्वविद्यालय के जो स्थापना थी वो कुमार गुप्त ने की थी, गुप्त वंश के। ठीक है, ये भूलना मत अब दोनों। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन है? ये तो आपको पता ही है जी, आपके हर्षवर्धन है। यहाँ पे हर्ष लिख रखा है बट इसका नाम पूरा हर्षवर्धन है। ठीक है, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के जो रचयिता हर्ष थे। हर्ष वाणभट्ट के दरबारी कवि थे। लो, हर्ष जो है वाणभट्ट के दरबारी कवि, यहाँ पे उल्टा हो गया। मतलब एक्चुअली पता है जो वाणभट्ट थे ना वो दरबारी कवि थे हर्ष के। ठीक है, और हरिशेन किसके थे? जी समुद्रगुप्त के थे। हरिशेन ने कौन सी किताब लिखी थी? तो आप बोलोगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसको इलाहाबाद अभिलेख बोला गया है। समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि मिली पड़ी है? आप बोलोगे वीएस स्मिथ ने दी है नेपोलियन की। ठीक है, उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली है। तो भूलना मत। एक्चुअली देखो मेरा सिंपल सा मोटिव है कि आपको एक ही क्लास के अंदर क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट कर दूं मैं कि आपको दोबारा वो चीज देखने की नीड ही ना पड़े। रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद राजाओं की एक भाषा संस्कृत थी। देखो भाषा क्या है इनकी? संस्कृत। पाली किसकी थी? बौद्ध धर्म की। राष्ट्रकूट राजवंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? जी राष्ट्रकूटों के संस्थापक कौन? दंती दुर्ग थे। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश के जो थे संस्थापक दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग प्रथम की भी कहा जाता है। राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल 6वीं से 13वीं शताब्दी तक चला। राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत के उत्तरी, दक्षिणी, मध्य भाग पर शासन किया। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला किसने, कहां पर है? ये बिहार में है विक्रमशिला। ठीक है, नालंदा भी बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के राज्य के भागलपुर जनपद में स्थित है। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा है? तो वो है आपका पाल साम्राज्य। अब पाल के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। ठीक है, गोपाल। अगर मैं आपसे बोलूं कि दंती दुर्ग किसके थे भाई, आप बोलोगे दंती दुर्ग थे आपके राष्ट्रकूटों के। किसके? राष्ट्रकूटों के थे। कौन? दंती दुर्ग थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि प्रतिहार साम्राज्य का शासनकाल 8वीं से 11वीं शताब्दी तक चलता है। गोपाल बौद्ध धर्म का एक अनुयायी था। इसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की है।
सैन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी और राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना जो है वो दंती दुर्ग ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 128, होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्रम। क्या थी? द्वार समुद्रम। होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्रम, आधुनिक हेलबिड थी। ठीक है। और होयसल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक शासन किया है। किसने? होयसलों ने। इसके बाद होयसल कुल का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। ठीक है, वीर बल्लाल। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो चालुक्य का था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, भूलना मत। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। चालुक्य राजवंश की राजधानी बादामी थी। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने तत्कालिक कन्नौज के राजा हर्ष को युद्ध में पराजित किया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। चालुक्य राजवंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया। पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य राजवंश की शाखा के वातापी या बादामी से संबंधित थे। ठीक है। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय के शासन में चालुक्य राजवंश की सर्वाधिक शक्तिशाली था। चालुक्य राजवंश का प्रारंभिक इतिहास तथा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। एलोरा के मंदिर, क्वेश्चन नंबर 130 है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो ये राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने। मैं बोलूं आपके एक और सेकेंड, बट मैं अगर मैं खुजराहो के बारे में बोलूं तो खुजराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण आपके करवाया है चंदेल शासकों ने। ठीक है। एलोरा, राष्ट्रकूट, खुजराहो, चंदेल। एलारो के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। ठीक है। राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम एलोरा के स्थित चट्टान को काट कर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। ठीक है। किस शैली में? द्रविड़ शैली में हुआ है। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद का नया नाम जिले में स्थित है। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में 1983 में शामिल किया है। कब? 1983 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 131, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है? तो देखो ये वही लिखेगा जो इनका दरबारी कवि होगा। दरबारी कवि तो वाणभट्ट थे, तो ये किसने लिखी है? वाणभट्ट ने लिखी है। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी वाणभट्ट ने लिखी है। वाणभट्ट हर्षचरित के दरबारी कवि थे। वाणभट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक भी रचना करी है। कौन सी रचना करी है जी? कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना करी है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास ने 2 प्रकार महाकाव्य, एक कुमार संभवन, एक रघुवंशम की रचना की थी। और अभिज्ञान संकुलन भी आपके कालिदास जी के ही थे। कालिदास के अन्य रचनाओं में दो प्रमुख खांड काव्य, एक ऋतु संहारम और मेघदूत, और 3 प्रमुख नाटक, पहले अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। ठीक है। इसके बाद बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक दरबार थे। ठीक है। इसके बाद आगे, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगा घाटी के आक्रमण किया? गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया। तो वो राजेंद्र प्रथम थे। कौन थे? राजेंद्र प्रथम। कहाँ के थे? चोल राजा थे भाई। राजेंद्र प्रथम ने गंगा अभियान का नेतृत्व किया। उद्देश्य गंगा नदी का पवित्र जल लाना था। इस अभियान में चोल सेना वेंगी, कलिंग, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर नदी तक कूच किया। चोल सेना ने पाल राजा महिपाल प्रथम को हराया। ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने महिपाल प्रथम को हराया। इस अभियान की सफलता के बाद राजेंद्र चोल ने गंगोईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी स्थापित की। इसकी गंगोईकोंड चोलपुरम। राजेंद्र चोल ने गंगोईकोंड चोल की उपाधि भी ली। अब देखो, अगर मैं बोलूं ना, राजेंद्र प्रथम ने जो अभियान किया था गंगा, तो गंगई, ठीक है, और जीत लिया तो कोंडा, गंगई कोंडा की इन्होंने उपाधि ली। उसके बाद चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ क्या है? तो वेट्टी क्या है? वेट्टी एक टाइप का टैक्स था। वेट्टी कर है, टैक्स था उस समय के लिए। चोल साम्राज्य में वेट्टी एक प्रकार का कर था जिसे आम लोगों से वसूला जाता था। इसे अक्सर जमींदार लगाते थे। वेट्टी के तहत लोगों को बिना किसी मजदूरी के राजा या जमींदार के लिए कार्य करना होता था। वेट्टी की जो प्रथा
मध्यकालीन में भारत के कई हिस्सों में प्रचलित थी। वेट्टी का इस्तेमाल बुनियादी ढांचा, मंदिर और दूसरे सार्वजनिक कार्यों के लिए निर्माण के लिए किया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 134, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में था? तो किस में था जी? तमिल भाषा में था। ठीक है, शिल्पाधिकारम नामक महाकाव्य किसके था जी? तमिल भाषा में था। और इसके बाद ये किसके द्वारा रचित है? ये इलांगो अदगिल के द्वारा रचित है, तमिल भाषा में लिखा गया है। इसमें तत्कालिक संगम राजा और राजनीति के विषय में अच्छी जानकारी हमें प्राप्त होती है। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है। इस युग की प्रमुख राजाओं में से तोलकापियर, ठीक है, रचनाएं हैं। पहली है तोलकापियर, दूसरी है पानीथेंग की कल वणु आदि ग्रंथ तथा शिल्पाधिकारम, मणिमेखलम, जीवक चिंतामणि महाकाव्य शामिल है। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित? तो किससे संबंधित है? चोल से है। किससे? चोल से। राजेंद्र प्रथम ने गंगा के जल के लिए जब उन्होंने हराया एक राजा को, तो किसकी उपाधि धारण की? गंगोई कोंड की उपाधि राजा थी। और किसे हराया? तो वो आप मुझे कमेंट में बताइए। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख चोल राजवंश ने संबंधित है। चोल राजवंश दक्षिणी भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस अभिलेख के माध्यम से चोल कालीन ग्राम्य प्रशासन, कर व्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 136, तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो ये आपकी चोल की ही है। ठीक है, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक चोल प्रथम ने कराया था। वृद्धेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तंजावुर में स्थित वृद्धेश्वर मंदिर को चोल शासक राजराज चोल प्रथम के नाम पर राजेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वृद्धेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। वर्ष 1987 में इस मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो वो कौन सा है? तोलकापियम। ठीक है, तोलकापियम है वो। मणिमेगलई यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना कवि चितलाई चतनार द्वारा की गई है। शिल्पाधिकारम यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य, देखो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट को, तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य, इसका नाम क्या है? शिल्पाधिकारम। किसने बनाया है? इलांगो अदगिल द्वारा यह रचित है। जीवक चिंतामणि यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना जैन मुनि तिरुतकेदव्यर द्वारा की गई है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 138, नटराज के प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? तो ये भी आपकी चोल से ही संबंधित है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल साम्राज्य से संबंधित है। नटराज के प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा में भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 139, किस वंश ने मुद्रे के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया, 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त करी? तो वो थे आपके पांड्य थे। कौन थे? पांड्य। पांड्य वंश ने मुद्रे के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया, 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। मुद्रे पांड्य वंश की क्या थी? राजधानी थी। मुद्रे किसकी राजधानी है? पांड्य वंश की थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? मान्यखेड़ थी। ठीक है, इसके बाद वर्तमान में मुद्रई भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पांड्य राजवंश दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। पांड्य राजवंश ने भारत में 6वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी तक शासन किया। अब क्वेश्चन नंबर 140, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो उसका नाम आंसर है कर्नाटक में स्थित है। किसकी? गोमतेश्वर। विश्व में प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य की श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा ग्रेनाइट में निर्मित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के देवता बाहुबली या गोमतेश्वर को समर्पित है। अब निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक या सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो कौन विश्वास करता है आपका? इसका सही आंसर है न्यायिक दर्शन। ठीक है, अब जो न्यायिक दर्शन है, न्यायिक दर्शन 6 वैदिक
दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन का प्राचीन एक प्रसिद्ध न्याय सूत्र है। अब 6 वैदिक दर्शन कौन है जी? उनके रचयिता। सांख्य दर्शन जी कपिल मुनि की है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि की है। न्यायिक दर्शन महर्षि गौतम की है। वैशिक दर्शन उलूकनाद की है। उसके बाद मीमांसा, अभी देखो इसमें दो हैं ये मीमांसा, यहाँ पे एक तो है पूर्व मीमांसा, एक है उत्तर मीमांसा। तो एक है खाली मीमांसा जिसे पूर्व मीमांसा बोला जाता है, वो जैमिनी की है। वेदांत दर्शन जिसे उत्तर मीमांसा बोला जाता है, वो बद्रायण की है। ठीक है, यहाँ तक आपको छह दर्शन उस महान व्यक्ति का नाम बताए जिसने भारत ने बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वो कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट शब्द से याद रखना, भारत का जो पहला अंतरिक्ष में गई हुई सैटेलाइट थी उसका नाम भी आर्यभट्ट ही था। ठीक है, आर्यभट्ट ने भारत में बीज गणित क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट का जो जन्म है 476 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में हुआ। आर्यभट्ट का भारत के महान गणितज्ञों में से एक महत्व स्थान था। इसके बाद आर्यभट्ट ने प्रमुख पुस्तकें जो है आर्यभट्टीय और आर्यभट्टीय सिद्धांत की रचना करी। अब क्वेश्चन नंबर 143। ठीक है, अब 143 पर आ चुके हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किस औषधि का देवता कहा जाता है? वो धन्वंतरी को कहा जाता है। किसको? धन्वंतरी को। पतंजलि कौन है? ये आपके पहली जो किताब लिखी गई है व्याकरण की, वो इन्होंने ही लिखी है। सॉरी, शायद वो पाणिनि है। पाणिनि ने व्याकरण की, पतंजलि ने योग के रिलेटेड किताब लिखी है। धन्वंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रेरणा थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थी। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेदिक चिकित्सा थे। धन्वंतरी की प्रमुख जो किताबें हैं वो रोग निदान है और वैद्य चिंतामणि है। अब देखो, आप कमेंट सेक्शन में दो चीज बताओ कि पहले पतंजलि ने कौन सी किताब लिखी है और पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो खारवेल थे वो। ठीक है, अब हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल द्वारा उत्कीर्ण कराया। खारवेल कहाँ के थे जी? कलिंग के राजा थे। कलिंग के राजा कौन? खारवेल थे। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। ठीक है, यानी खारवेल अभिलेख की भाषा क्या है? आपकी प्राकृत है। पाली भाषा किसकी थी? बौद्ध धर्म की थी। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? वो गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम। दक्षिण भारत मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इस प्रकार के द्वार मुख्यतः दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर मुख्यतः द्रविड़ शैली में निर्मित है। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। के रूप में गोपुरम का निर्माण सर्वप्रथम पल्लव शासकों ने करवाया। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से आया है? तो वो कौन सा है? मंडूकोपनिषद है। क्या? मंडूकोपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मंडूकोपनिषद में वर्णित है। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते हमारे देश की राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ है सत्य की ही जीत हो। अब 147। वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से जुड़ी है? तो पंचायत शैली आपकी जुड़ी है मंदिरों से। किससे? मंदिरों से। वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द मंदिर निर्माण से संबंधित है। पंचायन शैली में एक केंद्रीय मंदिर 4 अन्य मंदिरों के द्वारा घेरा होता है। पंचायन शैली में निर्मित प्रमुख मंदिरों में खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर एवं तथा देवगढ़ मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर प्रमुख है। अब देखो, जो खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? आप कहोगे चंदेल शासकों ने बनवाए थे। 148। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया? जयपुर के जय सिंह ने, जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने, या शम सिंह ने, राम सिंह ने, या बिशन सिंह। तो जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, किसका जी? जनता दिल्ली में से जंतर मंतर का निर्माण आपके जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में हुआ। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली के अतिरिक्त यह 4 जंतर मंतर वाराणसी, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से किसने ने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? तो किसने किया है वो? तो यह किया है भरत मुनि ने। अब भरत मुनि के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया। महर्षि देवव्यास ने महाभारत की रचना की।
मनु ने मनुस्मृति की रचना करी। महर्षि अगस्त्य नो सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। किसको? महर्षि अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 150। अब देखो हम टोटल मिला के 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं 422 में से। लगभग 50% के आसपास का हम आंकड़ा अचीव कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी? तो वो चंद्र बरदाई थे। ये किसके कवि थे? ये पृथ्वीराज जी के कवि थे। ठीक है। अब चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा। यह महाकाव्य चौहान वंशीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। चंद्र बरदाई महाराज चौहान के दरबारी कवि थे। उनके बचपन के में मित्र थे। यह युद्ध के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित करते थे। पृथ्वीराज रासो हिंदी की पहली रचना है। ये भी बहुत पृथ्वीराज रासो हिंदी की पहली रचना है जी ये। इससे हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है। लगभग 10,000 से अधिक छंद है इसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ तक देखो हम लगभग 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है।